गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमारा टॉपिक है वो है अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना। ये क्या है तो देखिए, ये जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता सिद्धांत, ये क्वांटम मैकेनिक्स का, ये मान लो कि ये हार्ट है, ठीक है। इसके बगैर क्वांटम मैकेनिक्स में दो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। यदि ये दो चीजें किसी को समझ में नहीं आती है ना, इसका मतलब है कि उसको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स इतनी इजी भी नहीं है समझना, यदि कोई समझना चाहे तो, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कथन बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन यदि इसको आप समझना चाहोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसकी हर एक जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको समझते हुए चलना है। और बहुत सारे रहस्य इस चीज में छुपे हुए हैं जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, या क्वांटम मैकेनिक्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अनसर्टेनिटी छुपी हुई है, ठीक ना। तो पहले तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक ना। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, किसी भी एक समय पर, ठीक ना, किसी भी एक समय पर किसी कण की स्थिति व संवेग का एक ही दिशा में, ठीक ना, स्थिति व संवेग का एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक समय, ठीक ना, पर किसी कण की स्थिति व संवेग का एक ही दिशा में एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक ना। एक लाइन ये है कि किसी भी एक समय पर वन टाइम पे, ठीक है ना,
स्थिति व संवेग, ये भी बात ध्यान में रखना, ये एक ही दिशा की, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे एक ही दिशा की बात कर रहे हैं, एक ही समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही समय की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक साथ की, ठीक है। तो ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी एक समय पर किसी कण की स्थिति एवं संवेग का एक ही डायरेक्शन में एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मैं आगे बात करूंगा कि क्यों नहीं किया जा सकता, एक ही दिशा की क्यों जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो है तथा स्थिति में निश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल पी का, ठीक है ना, डेल एक्स और डेल पी एक्स का गुणनफल, ठीक है ना, डेल एक्स ये है स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी एक्स ये है संवेग में अनिश्चितता। डेल पी एक्स का गुणनफल कभी भी h/2, ठीक है ना, ये जो राशि है वो ध्यान रखना है आपको हमेशा, h/2 से अधिक नहीं हो सकता। थोड़ा उल्टा लिख दिया, h/2 से अधिक नहीं, कम, ठीक है ना। डेल पी एक्स का गुणनफल कभी भी h/2 से कम नहीं हो सकता, अर्थात डेल एक्स और डेल पी एक्स, ठीक है ना, ये जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों अनिश्चितताओं का स्थिति में और संवेग में, दोनों अनिश्चितताओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा, h/2, ठीक है। डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। कभी भी ये जो प्रोडक्ट है एक्स डेल एक्स का और डेल पी एक्स का, ठीक है ना, ये इससे कम नहीं हो सकता, ये हाइजेनबर्ग ने हमको दिया है, ठीक है। अब देखिए कथन आपके सामने है, कथन इट्स वेरी इजी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इस कथन में सीधा सीधा ये पॉइंट दिया गया है कि जो किसी भी एक समय के ऊपर, ठीक है ना, एक ही दिशा के अंदर स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता पूर्वक, ठीक है ना, प्रिसाइसली हम मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है, देखिए जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इसको आप एक बार ये एग्जाम्पल से समझना। जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, जीव संबंध जो कण है, जीव संबंध भौतिकी के अंदर, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो साइज है बड़ी होती है, आसानी से हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्थिति को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि साइज बड़ी होती है, ठीक है, तो मास का आसानी से हम निर्धारण कर सकते हैं, वेलोसिटी का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं, इसलिए हम उनकी स्थिति के साथ साथ एक ही समय के ऊपर हम उनकी जो वेलोसिटी है वो बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं तो हम आसानी से उनका मोमेंटम बता सकते हैं। तो संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ हम निर्धारण कर सकते हैं,
ठीक है ना, प्रत्येक पार्टिकल के लिए, क्लासिकल पार्टिकल के लिए। क्यों? जैसे कोई पिंड का आपको दे रखा है कि भाई एक्सेलरेशन किसी समय t के ऊपर एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, एक्सेलरेशन ये है, प्रारंभिक वेलोसिटी जो है u नॉट है, ठीक है, मास कितना है ये किसी समय t के ऊपर दे रखा आपको, ठीक है, कि एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है, ठीक है ना, u नॉट है, मास m है। तो आप इन कुछ ये इनिशियल इंफॉर्मेशन से आप इसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। आपको पूछ ले कि t 10 सेकंड बाद इस जो कि पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप गति के जो नियम है उनका यूज करके आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि t 10 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना, मोमेंटम क्या होगा। तो सारी चीजें v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू नॉट, ठीक है ना। तो आप इन जो गति की इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इनसे आप पार्टिकल की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है ना, पोजीशन ये होगी, एक्सेलरेशन ये होगा, मोमेंटम ये होगा, एनर्जी इतनी होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें, ये तो थी क्लासिकल फिजिक्स, ओके, यदि हम बात करें क्वांटम में, ठीक है, और ये बात थी अपनी, ये जो वाली बात है ये थी मैक्रो पार्टिकल्स के लिए, ठीक है ना, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए। लेकिन यदि हम माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है ना, माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, तो माइक्रो पार्टिकल्स मतलब सूक्ष्म जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यदि हम उनकी बात करें तो इन पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी फॉर्म में देखा जाता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में ना देख के इसको डे ब्रोगली की जो परिकल्पना है, ठीक है ना, डे ब्रोगली की परिकल्पना क्या है कि जो द्रव्य कण है, ठीक है ना, जो मैटर पार्टिकल्स हैं, उन मैटर पार्टिकल्स के सहचारी एसोसिएट एक वेव होती है जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग। तो ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनको क्वांटम मैकेनिक्स में तरंग की फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है ना, एक तरंग की फॉर्म में देखा जाता है। तो इस तरंग की फॉर्म में देखने के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी उत्पन्न होती है, जो ये अनिश्चितता है स्थिति व संवेग के अंदर ये उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम यहाँ पे इस पार्टिकल को, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम पार्टिकल्स के रूप में ना देख के इनको हम तरंग की फॉर्म में देखते हैं कि ये तरंग की तरह व्यवहार करते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसी कारण से इन पार्टिकल्स की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। स्थिति और संवेग को हम एक साथ एक समय पर ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसा जो होता है, ऐसा किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है ये, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इन दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लीजिएगा, उपकरण ले लीजिएगा, उससे भी आप इन दोनों को एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनबिल्ड है, ठीक है ना, प्रकृति ने, इनका नेचर ही, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेचर ही इस तरीके से बनाया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की ये जो चीजें हैं, स्थिति है, संवेग है, ठीक है ना, इनकी ऊर्जा और टाइम है, ठीक है ना, इनका जो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो प्रोडक्ट है,
ठीक ना। ये सारी चीजें आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे जो मैटर पार्टिकल है, ठीक ना, इनको हमने मैटर वेव के रूप में देखा है। दूसरा पार्टिकल ये दूसरी जो कारण है वो ये है कि ये जो नेचुरली सेम ऐसे ही इनबिल्ट होते हैं, ठीक है ना, प्रकृति ने इनको इस तरीके से बनाया है। देखो ये क्यों होता है ऐसा, ये इनके ऐसा क्यों होता है कि जब इनको जो द्रव्य कण है, इन द्रव्य कणों को जो माइक्रो पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स को जब वेव की फॉर्म में देखते हैं, देखो मैं बात करता हूँ पहले क्लासिकल पार्टिकल की, ठीक है ना। आप इसको समझना, इस पे भी समझ जाओगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। मैं ये जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को वेव की तरह मान रहे हैं, ठीक है ना, वेव की तरह मान रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल। तो इसमें मैं एक बात करता हूँ पहले क्लासिकल पार्टिकल की। जैसे जस्ट अभी हमने बात की कि यदि हमारे पास कुछ इनिशियली कंडीशंस हमारे पास दी हुई है, ठीक ना, ये गिवन है इनिशियल कंडीशंस, तो हम इसका जो फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके फ्यूचर के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ठीक है ना, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम पार्टिकल है या तरंग भौतिकी है आपकी, ठीक है ना। अब मैं साधारण बात कर रहा हूँ सिर्फ तरंग भौतिकी की। जो आपके ये देखो ये रस्सी है, ठीक है ना, जो आपकी रस्सी होती है, रस्सी में जो ऐसे तरंग नहीं बनती, ठीक है ना, ये रस्सी है एक जो दोनों तरफ से बंधी हुई है, ठीक है, और उसमें हम एक वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक की वेव की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम वेव की क्या बात कर रहे हैं कि भाई देखो क्लासिकल पार्टिकल्स में हम ये बता सकते हैं कि ये पार्टिकल x दूरी के ऊपर है, ठीक है ना, कि पहले ये यहाँ पे था और अब यहाँ से ये x दूरी के ऊपर है, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स की हम, ठीक है ना, और इसी के ऊपर हम इसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर v है, ठीक है ना, तो इसका एग्जैक्ट मोमेंटम आ जाएगा mv, ठीक है। तो क्लासिकल पार्टिकल्स के हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, इसी के साथ एक ही समय में हम इसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं, या बोले तो वेलोसिटी बता सकते हैं, बोले तो एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम तरंग भौतिकी में तरंग की बात करते हैं, ये रस्सी है, रस्सी में ये तरंग है, तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए इस तरंग की पोजीशन क्या है, ठीक है ना, बताइए इस तरंग की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि x है, या 10 मीटर के ऊपर है, या 12 मीटर के ऊपर है, या 15 मीटर के ऊपर है, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते, आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो तरंग है वो ये इसको मान लो ये 8 मीटर है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है, ठीक है ना, और ये 15 है या 10 मीटर है, चलो कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, तो आप बताओगे कि ये जो तरंग है वो 8 से 10 मीटर की मध्य है, ठीक है ना। आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो आप बताओगे कि ये तरंग 8 से 10 मीटर के मध्य है, तो
आप यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है ये डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। वेवलेंथ आप जानते हो क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है ये इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ लैम्डा डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे बोला जाए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक्स का मतलब ये मानो 10 मीटर के ऊपर है फिक्स, हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू बता सकते हैं कि ये 10 मीटर पे है, 8 मीटर पे है, ठीक ना, 100 मीटर के ऊपर है, कहीं पे भी हो हम फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, और इस फिक्स वैल्यू के ऊपर मोमेंटम भी फिक्स बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो वेव है इस वेव में ये वेव नेचर ही होता है कि हम उसको फिक्स नहीं बता सकते, हमको ऐसे नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये 8 से 10 मीटर के मध्य है। लेकिन यदि कोई आपसे जिद करे कि नहीं भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, इस वेव की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक ना, फिक्स, तो भी आप नहीं बता पाओगे। आप ये कर दोगे, देख जैसे, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको और छोटा करोगे, ठीक है ना। इस वेव को और छोटा कर दोगे आप, ठीक है ना, इतना छोटा कर दोगे कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का रूप ले सकती है ये वेव कम से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप बताओगे, फिर भी आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये 8 मीटर, कि भाई ये है 8 मीटर, यहाँ से ये 8 मीटर और प्लस 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 8.5 या 8.05, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि ये इतनी है, ये जो वेव है इस 8 और 8.5 मीटर के मध्य में उपस्थित है, आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस वेव की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करते हो ना, अब देखो थोड़ा यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ कि थोड़ा कम हुआ, जो अनिश्चितता है यहाँ पे देखो, जो वेरिएशन है 8 से 10 मीटर है, और यहाँ पे 8 से 8.5 मीटर है। तो यहाँ पे जब वेरिएशन कम किया आपने, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का पता नहीं चल रहा कि इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है, या फिर इन दोनों के मध्य की दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ का पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ में अनिश्चितता हो गई अब, ठीक है ना, यहाँ पे वेवलेंथ का पता चल रहा है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन का पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना, इस वेव की पोजीशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखने की बात है, ये कितना समझ में आया, तो आपको ये पता चल जाएगा x मतलब स्थिति व संवेग में अनिश्चितता का किस तरीके से है, ठीक ना। तो इसको देखना, यहाँ पे देखना, इसमें जो ये वेव है, वेव की स्थिति का फिक्स निर्धारण हम नहीं कर सकते, ठीक ना। इसमें स्थिति के अंदर अनिश्चितता है ना, इसकी जो स्थिति है इसमें अनिश्चितता, इसमें अनिश्चितता अधिक है, ठीक है ना, स्थिति में अनिश्चितता अधिक है। लेकिन यहाँ पे हम जो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, वेवलेंथ का निर्धारण कर सकते हैं, लैम्डा का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक ना, अनिश्चितता कम है निर्धारण कर सकते हैं, मतलब वेवलेंथ में अनिश्चितता कम है। ओके, इतना ध्यान रखना, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता है, यहाँ पे तो इसमें तो अधिक है, और इसमें जो स्थिति में अनिश्चितता है वो क्या है, कम है, ठीक है ना, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए लैम्डा, जो लैम्डा है उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते,
इसका मतलब जो लेमडा में अनिश्चितता जो है, लेमडा में अनिश्चितता यहाँ पे अधिक है, ठीक है ना, और यहाँ पे लेमडा में अनिश्चितता कम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप जानते हो कि k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, ओके। और p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है h अपॉन लेमडा, डी ब्रोगली वेव लेंथ से। और वैसे भी आप जानते हो h का क्या होता है, p इक्वल टू h का क्या होता है, ठीक है ना, और p इक्वल टू h अपॉन लेमडा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यदि लेमडा में निश्चितता है, ठीक है, तो आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि लेमडा में अनिश्चितता है, ये वेवलेंथ है, लेमडा वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें देखना स्थिति में अनिश्चितता है, लेमडा फिक्स है, ठीक है ना। तो लेमडा फिक्स है तो लेमडा के करस्पॉन्डिंग हम p को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो p आसानी से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, निश्चित वैल्यू p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्थिति की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान देना इससे। तो यहाँ पे देखिए स्थिति की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लेमडा अनिश्चित है, लेमडा का हमको पता नहीं। तो लेमडा जब अनिश्चित है, लेमडा का जब हमको पता नहीं, तो p का कैसे पता होगा, तो p में भी अनिश्चितता होगी। तो यहाँ पे हम अब लेमडा ना देख के, ठीक है ना, अब हम लेमडा की बात ना करके हम यहाँ पे बात करेंगे p की, ठीक है ना, क्योंकि p जो है लेमडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहीं से ये रिलेशन बनता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थिति और संवेग का हम क्यों ले रहे हैं, ठीक। ये इसलिए ले रहे हैं कि जब इस वेव नेचर के अंदर हम एक चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज बिगड़ जाती है, दूसरी चीज का ऑर्डर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही वेव नेचर के कारण हम दोनों का एक साथ यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें इस पार्टिकल की, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें, जो पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो वेव मानी जाती है, ठीक है ना, पार्टिकल्स के सहचारी करस्पॉन्डिंग जो वेव मानी जाती है उस वेव का, तो ये तो बहुत जटिल वेव होती है, कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स वेव होती है। इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो हम ये वेव मानते हैं, तो ये वेव कोई सिंगल वेव नहीं होती है, ठीक है ना, ये वेव बहुत सारी वेव्स का सुपरपोज होता है, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल बहुत सारी वेव्स का सुपरपोज होता है, अर्थात इस तरीके से। ये जो मैंने अंदर ये जो वेव बनाई है वो कोई एक फिक्स वेव नहीं है, ये वेव जो है वो बहुत सारी वेव्स हैं ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से की बहुत सारी वेव्स हैं, इनमें सबका सुपरपोजिशन है ये, ठीक है। तो ये जो इतना सा जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल में क्या होता है कि जब हम इस पार्टिकल को यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो जो अनिश्चितता है वो डेल एक्स ये इतनी होती है, ठीक है ना। जो अनिश्चितता है वो पार्टिकल के पाए जाने की वो यहाँ से यहाँ के बीच में होती है, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी पाया जा सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन जो ये पीक है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे
यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, और इन कोणों पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। हम यहाँ पे भी पाया जा सकता है, ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ भी इसके मध्य में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मध्य में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी पार्टिकल के पाए जाने की, और ये जो है इधर साइड्स में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। इसका मतलब ये होता है। और तो जब हम इसका निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, डेल एक्स का निर्धारण करते हैं यहाँ पे, तो अब जो संवेग है, संवेग में अनिश्चितता आ जाती है, क्योंकि हमको इसका निर्धारण करते ही जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल का संवेग वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है। हम संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल किस अवस्था में है, पार्टिकल का संवेग क्या है, पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हम इसका वेवलेंथ का निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वेव ग्रुप है इसको हम बोलते हैं वेव पैकेट, ठीक है ना, वेव पैकेट या वेव ग्रुप। बहुत सारे वेव्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी वेव्स हैं, तो हमको नहीं पता चलता कि पार्टिकल इस फॉर्म में है, पार्टिकल इस फॉर्म में है, या पार्टिकल इस ये अवस्था है, या पार्टिकल किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है, हमको पता ही नहीं चलता यहाँ पे। तो ये कारण है कि यहाँ पे यदि हम डेल एक्स को निर्धारित करते हैं तो डेल पी एक्स, ठीक है ना, इसमें अनिश्चितता बढ़ जाती है, और जब डेल पी एक्स को फिक्स करते हैं तो इस डेल एक्स में अनिश्चितता बढ़ जाती है। यह बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये बहुत मुश्किल से समझ में आती है, ठीक है ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये ऊपर से बताया है। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। यदि आप इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक ना, अलग से एक लेक्चर और करूंगा इसके ऊपर, और इसको कंप्लीट को इस वेव फंक्शन को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। पार्टिकल से रिलेटेड ये जो वेव फंक्शन है इसको मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा, किस तरीके से ये यहाँ पे ये वेव्स बनती है, ठीक है, पार्टिकल्स की स्थिति क्या होती है, कि मोमेंटम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का फ्लो हो जाता है, ठीक ना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किस तरीके से। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अनिश्चितताएं होती है, ये मैंने पहले बताया है कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट कितना भी अच्छा ले लीजिएगा, है ना, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगी ही। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम जो मैटर वेव होते हैं, मैटर वेव के फॉर्म में लेते हैं, तरंग के फॉर्म में लेते हैं, और ये जो तरंग का नेचर है, जो मैंने अभी इधर डिस्क्राइब किया है आपको, ये तरंग का नेचर होता है कि हम तरंग की पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम उसको किन्हीं दो जो बिंदु है उन बिंदुओं के मध्य ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना, एक प्रोबेबिलिटी के साथ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हम इसका दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। और मैं इसके ऊपर अलग से और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें और हैं, ये समझाने के लिए ना सिर्फ ओके। तो अब जो बात करते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आप इसमें कर लीजिएगा तो और 2-3 लाइन और लिख लीजिएगा इसमें, स्थिति व संवेग में ये अनिश्चितताएं
संवेग में, ठीक है ना, जो जहां से ये लिखा था ना आपने डेल एक्स डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2, ठीक है ना, उसके आगे आप पॉइंट लगा के ये उतारना है आपको कि स्थिति एवं संवेग में ये अनिश्चितता है। ये कौन सी डेल एक्स और डेल पी एक्स की बात कर रहे हैं। अनिश्चितताएं इनके इनके मापन में उपयोग किए इनके मापन में उपयोग किए गए उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं, मतलब ये अनिश्चितता इनके मापन में उपयोग किए गए उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं होती है, बल्कि द्रव्यकणों के द्रव्य तरंग स्वरूप के कारण होती है। उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं होती है, बल्कि द्रव्यकणों की द्रव्य तरंग स्वरूप के कारण होता है, द्रव्य तरंग स्वरूप के कारण होता है। देखो इसमें फिर एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि अब मैं क्वांटम की बात करूँगा सिर्फ, ठीक है ना। होता क्या है कि जो कि पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल से एटॉमिक पार्टिकल, ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं कि ये एक वेव पैकेट के रूप में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव पैकेट के रूप में है। तो इस वेव पैकेट के अंदर बहुत सारी तरंगें हैं, ये है, ठीक है ना, ये है, ऐसी बहुत सारी तरंगें हैं। तो जब इसमें हम जब पार्टिकल की किसी हम मान लो कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस वक्त पार्टिकल किसी एक इसमें है, इस एक स्टेट में है, ठीक है ना। इसको हम साई एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसको हम साई एक्स ले लेते हैं। तो हम जब इसके स्थिति का मापन करते हैं, जब हम इसकी स्थिति का मापन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को काम में लेते हैं, ठीक है ना। स्थिति के मापन के लिए हम इस फंक्शन को काम में लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्थिति का मापन करते हैं, ये जो पार्टिकल है, मैंने अभी क्या बोला कि ये पार्टिकल ये इनबिल्ट होता है, ठीक ना, ये नेचुरली होता है, भगवान जी बनाया ही जो माइक्रो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी है उनको इसी तरीके से बनाया है कि ये जैसे हम इसकी एक स्थिति का निर्धारण करते हैं, इसका ये फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज होने का मतलब ये जो बहुत बच गए इनमें से किसी भी फॉर्म में ये पार्टिकल चला जाता है, ठीक ना, बहुत सारे हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो अब जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करते हो, तो फिर आप इस फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। तो आप जब इस फंक्शन का यूज करते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग स्थिति और इसके करस्पॉन्डिंग आएगा मोमेंटम, ठीक है, जो मान्य नहीं है, क्योंकि यदि आप पार्टिकल जो है, ठीक है ना, पार्टिकल जो है
पार्टिकल की स्थिति का मापन यदि इस वेव फंक्शन से कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल तो किसी समय t के ऊपर किसी पोजीशन पर है तो उसका वेव फंक्शन मतलब ये है, ठीक है ना, किसी भी अवस्था में है उस अवस्था का जो वेव फंक्शन वो ये है, ठीक है। तो स्थिति का यदि निर्धारण इस वेव फंक्शन से किया तो मोमेंटम का निर्धारण भी इसी वेव फंक्शन से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे आप इस पार्टिकल की स्थिति का निर्धारण करते हैं इंस्ट्रूमेंट लगा के, तो पार्टिकल की क्या होता है कि ये पार्टिकल की अवस्था चेंज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल की जब अवस्था चेंज हो जाती है तो फिर आप इस अवस्था के अंदर ये px कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है px में अनिश्चितताएं आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। तो द्रव्य कणों के द्रव्य स्वरूप के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और सॉरी पॉइंट लगा के इसमें करना, देखो जो चिरस्मृत भौतिकी है या चिरस्मृत सिद्धांत है, ठीक है, उसमें क्या होता है चिरस्मृत सिद्धांत या भौतिकी में, चिरस्मृत भौतिकी में जो h है h टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है ना, चिरस्मृत भौतिकी में, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0 होता है। देखो जो मेन अंतर है ना क्वांटम, क्लासिकल और क्वांटम, इन दोनों का जो मेन अंतर है ना वो इसी एक h का ही है, ठीक ना। इस h जो पूरा ये इतनी कहानियां, इतना ये जो संसार रचा गया है वो इस एक h के कारण ही रचा गया है, सारा मामला इसी एक h का है। यदि ये h 0 है तो क्लासिकल है, और ये h यदि 0 नहीं है तो ये क्लासिकल नहीं है, क्वांटम है, ठीक ना। जैसे h 0 होगा ये क्लासिकल हो जाएगी कंप्लीट। तो हर जगह क्वांटम में ये h पहले आएगा, जहां ये h नहीं है वहां क्वांटम नहीं है, ठीक है ना। हर कैलकुलेशन में आपको ये h मिलेगा। तो चिरस्मृत भौतिकी में h टेंड्स टू 0 होता है, h टेंड्स टू 0 होने के कारण जो डेल x और जो डेल p या डेल px है इनकी वैल्यू क्या होती है, डेल x की वैल्यू भी 0 होगी और डेल px की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। इस h टेंड्स टू 0 पे डेल x की वैल्यू भी 0 होगी, सॉरी, और डेल px की वैल्यू भी 0 होगी। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं अर्थात किसी भी एक समय पर, किसी भी एक समय पर कण की स्थिति व संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता से मापन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, यथार्थता से मापन कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी क्लासिकल पार्टिकल्स है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमको जैसे ये है, ओके, ये चौंक ले लीजिएगा, छोटे इसको पार्टिकल मान लीजिएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पार्टिकल की पोजीशन ये है, इसकी इस वक्त वेलोसिटी इतनी है, ठीक है ना। तो हम आसानी से दोनों का निर्धारण एक साथ कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी हमारे पास, वैसा वो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि
चलो इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि किसी समय कण की स्थिति व संवेग ज्ञात है तो स्थिति व संवेग ज्ञात है तो कण के फ्यूचर भविष्य के बारे में ठीक है ना, भविष्य के बारे में यथार्थता के साथ बता सकते हैं उसकी, ठीक है ना। यदि हमको किसी समय के ऊपर, ये हम चिर संबंध की बात कर रहे हैं, चिर संबंध भौतिकी में, ठीक है ना, चिर संबंध की बात कर रहे हैं। किसी समय के ऊपर हमारे पास स्थिति व संवेग है तो भविष्य में उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में, उसका पथ कैसा होगा, उस, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे पथ कैसा होगा, एनर्जी क्या होगी, स्थिति क्या होगी, किस समय बाद भविष्य में उसका संवेग क्या होगा, ठीक है, हर चीज के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम भौतिकी, या इसको आप तरंग भौतिकी भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना, तरंग भौतिकी। क्योंकि क्वांटम में जो पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स है, उनको किसकी फॉर्म में अभी बताया, एक तरंग पैकेट की फॉर्म में माना जा रहा है, ठीक है ना, तरंग के रूप में माना जा रहा है, तो तरंग भौतिकी। ओके, तो क्वांटम भौतिकी में क्या होता है, H not equal to 0, H not equal to 0, so जो डेल x और डेल px ये भी नॉट इक्वल टू 0, अनिश्चितता भी 0 नहीं होगी, अर्थात ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अर्थात कण की स्थिति व संवेग का एक ही समय पर यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये डेल एक्स डेल पी एक्स 0 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल की पोजीशन, हम ये जो है अनिश्चितता, इसमें ये है डेल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये पता है, इनिशियल वैल्यू हमको पता है कि इसकी एक्स और ये पी एक्स है, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू हमको पता है कि इसकी एक्स और पी एक्स है। लेकिन यदि किसी भविष्य में किसी टाइम पर इसको पूछे कि अब क्या होगी इसकी पोजीशन, तो हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि भाई ये x प्लस ये x तो है कि भाई ये x1 होगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये x1 के ऊपर मिलेगी, नहीं, हमको क्या बताना पड़ेगा कि ये x1 प्लस डेल x, ठीक है ना, x1 ये पोजीशन है प्लस डेल x ये पोजीशन है, ये x1 प्लस डेल x पोजीशन के ऊपर होगा पार्टिकल एनर्जी, मतलब एज ए प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे कि ये पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, इस डेल एक्स में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है इस पार्टिकल का कि कहाँ होगा। तो ये अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण हम
यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण किसी समय पर x और px ज्ञात होने पर कण के भविष्य के बारे में, किसी समय पर x px ज्ञात होने पर भी कण के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। तो ये एक और कारण था, ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसी के साथ देखो, हटा रहा हूं इसको। हाँ, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना आप कि जो आपकी x और px, इनमें तो n ही सीखता है, ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन x के साथ यदि py हो, x के साथ यदि pz हो, तो उनका हम एक ही समय पर एक साथ यथार्थता के साथ मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और लिख लो, ये ध्यान रखना, x तथा py, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात x तथा py व x व pz का एक ही समय पर एक ही समय पर एक साथ यथार्थता के साथ मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। x तथा py, x और pz, x py x pz, इनके ऊपर ये नियम जो है एंटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, ठीक ना। ओनली ये जो है x px y py, ठीक है ना, और z pz, ठीक है, इन्हीं राशियों के ऊपर ये लागू होता है। x के साथ आप px कैलकुलेट नहीं कर सकते, px के साथ आप x कैलकुलेट नहीं कर सकते, y के साथ py कैलकुलेट नहीं कर सकते, py के साथ y। लेकिन यदि इनमें से जैसे x के साथ आप यदि py या pz कैलकुलेट करना चाहो, तो वो क्या करता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। y के साथ px pz कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, z के साथ py pz कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन y के साथ py कैलकुलेट नहीं कर सकते, z के साथ pz और x के साथ px, ये एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ओके। ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल संवेग और स्थिति के लिए। इसी तरीके से ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एनर्जी और टाइम और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, ठीक है। देखो, इन राशियों को बोलते हैं कॉन्जुगेट, कैनोनिकल कॉन्जुगेट, ये जो राशियां हैं इनको बोलते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वेरिएबल,
एनर्जी, टाइम एंड सर्टेनिटी। प्रिंसिपल। देखिए जिस तरीके से हम स्थिति और संवेग के अंदर, ठीक है, इनका दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी ई और समय डेल टी, इनका भी हम एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें भी एनर्जी तय होती है और इनका भी जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, एनर्जी और जो समय का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी h/2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हमेशा h/2 से अधिक ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। सेम वैसा ही है जो डेल एक्स डेल टी एक्स ग्रेटर देन h/2, ठीक है ना, ये किया था, सेम वैसा का वैसा है, जहां जो डेल टी है वो एनर्जी में अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, और जो डेल टी है वो टाइम में अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। और देखिए एंगुलर